हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन लीगल हिस्ट्री। देखो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो जितने भी मिनट का होगा, थोड़ा मेरा वीडियोस लंबा होता है तो आप पेशेंस से यदि देख ले तो पूरा लीगल हिस्ट्री खत्म हो जाना है आज, मतलब शॉर्ट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल हिस्ट्री, काइंड ऑफ पूरा लीगल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सवाल है सबसे पहले कि सर लीगल हिस्ट्री में अपन पढ़ते क्या है। समझो बात को थोड़ा आज आप। लीगल हिस्ट्री, दो वर्ड है यहाँ पे, लीगल और हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। लीगल मीन्स क्या होता है? कोर्ट बोल लो या फिर जुडिशियल सिस्टम कह लो आप। ये दो वर्ड का हम लोग मीनिंग देख चुके हैं। अब सवाल है, अच्छा ये स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट अपने को समझना हो, यदि हिस्ट्री को समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो आज 2024 है और ये 2024 से पहले का, ये 2023 है, 22 है, ये 1950 है, ये पकड़ लो आप 1850 है। तो ये सब टाइम तो बीत चुका है ना। तो जो टाइम बीत जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पास्ट। अब मान लो कि 1857 में यहाँ पे एक रिवोल्ट हो जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये तो बहुत बड़ा घटना हो गई ना भाई, ये तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया। तो ये हो गया अपना इवेंट। तो ये जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक घटना है, इवेंट है। और ये कब घटा है? 1850 में, जो कि हमारा पास्ट है। तो पास्ट में यदि कोई घटना घटती है तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। अब जैसे 1857 में बहुत सारे राजा थे, वो खाना खाते थे, सुबह उठते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। क्या ये हिस्ट्री है? नहीं, ये हिस्ट्री नहीं। यदि पास्ट में कोई घटना घटी है तो दैट इज हिस्ट्री। वो राजा सुबह उठ रहा, खा रहा, पी रहा, इससे कोई मतलब नहीं भाई। बच्चों के साथ खेल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो राजा कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, बहुत बड़ा घटना कुछ हुआ है, तो वो हिस्ट्री है, सिंपल। तो उसी तरह से हिस्ट्री, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। तो यहां पे हम लोग किसका स्टडी करेंगे? यहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोर्ट्स का। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट में जो कोर्ट सिस्टम था हमारा, जो जुडिशियल सिस्टम था, वो कैसा था, ये धीरे धीरे जुडिशियल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट सिस्टम। आज जो हमारे पास कोर्ट सिस्टम आप देख रहे हो, ये कैसे डेवलप हो के आया। तो एक दिन में तो बना नहीं है, ये बहुत लंबे समय में, ये आज जो हमारे पास कोर्ट सिस्टम आप देख रहे हो, ये 1600 से लेके 1950 तक हम लोग पढ़ेंगे कि कोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। ये जो लीगल सिस्टम आज हमारे पास आप ये देख रहे हो, लीगल सिस्टम, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखो मैं थोड़ा लीगल सिस्टम आज का आपको बता देता हूँ, आज इंडिया में क्या लीगल सिस्टम है। और हर एक स्टेट में आपको हाई कोर्ट दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा हाई कोर्ट के बाद हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट को सेशन कोर्ट बोलते हैं और सिविल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। खैर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट्स होता है, और अदर कोर्ट्स में आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स मिल जाएगा, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। तो बेसिकली बहुत सारे ट्राइब्यूनल। तो ये आज का हमारा लीगल सिस्टम है। तो ये जो आप लीगल सिस्टम देख रहे हो, ये जो जुडिशियल सिस्टम देख रहे हो, ये आज जो हमारे पास अवेलेबल है, ये कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका पास्ट में। आज जो हमारे पास ये चीज मिला, ये कैसे टाइम टू टाइम धीरे धीरे डेवलप होके आया, इसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं लीगल हिस्ट्री में। तो लीगल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं अपन? जितना कोर्ट्स आज हमारे पास आप देख रहे हो अवेलेबल है, ये कैसे आया एग्जिस्टेंस में, आज हमारे पास कैसे है, इसका डेवलपमेंट। आई होप आपको लीगल हिस्ट्री क्या होता है समझ में आया। और पूरे साल आपने वही पढ़ा है लीगल हिस्ट्री में। 1600 में लॉ एंड जस्टिस का क्या सिस्टम था, आपने फिर धीरे धीरे पढ़ा हर एक। अब मैं इसको यदि देखूं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जो कि दो पार्ट में होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। सब ऑर्डिनेट कोर्ट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद ये इधर अपना हायरार्की चलेगा। उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डिफरेंट होता था, जो कि अब BNSS आने के बाद ये खत्म हो गया है, सब जगह वही हो गया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट। खैर वो बाद में बात करेंगे अपन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लीगल हिस्ट्री क्या होता है
और लीगल हिस्ट्री में अपन पढ़ते क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो कंप्लीट लेक्चर है कि 1600 से 1950 तक, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आने तक कैसा हमारा जुडिशियल सिस्टम था, ये पूरा आज हम लोग डिटेल में डिटेल नहीं मतलब ऊपर ऊपर पढ़ के निकलेंगे, ताकि कम समय में पूरा लीगल हिस्ट्री को कवर कर सके। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कितना कोर्ट पे कोर्ट आए जा रहा है, जब कुछ पढ़ते हैं नया कोर्ट आ जाता है। तो ये वीडियोस यदि आप देख लोगे तो एक जगह आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 1600 से लेकर 1950 तक कितना सारा बीच बीच में कोर्ट आया, कौन कौन सा जुडिशियल प्लान आया जिससे कोर्ट हुआ, तो जुडिशियल सिस्टम दिनों दिन कैसे इवॉल्व हुआ। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये देखा आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और ये देख रहे हो आप सिविल एंड क्रिमिनल, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में दो भाग में बंट गया सिविल और क्रिमिनल। ये सबसे पहले 1772 में हुआ था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का बेंटिक जब आया तब ये सिस्टम लाया। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे देखोगे। आज जो हमारे पास ये सिविल और देख रहा हूँ, ये 1772 का अदालत सिस्टम का दिया हुआ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हो, ये 1937 में फेडरल कोर्ट जो बना था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन के तहत, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसका दिया हुआ है। 12 साल तक फेडरल कोर्ट में ही बैठ के सुप्रीम कोर्ट चला, मतलब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप ये लेक्चर को पूरा देख लोगे, तो बहुत कुछ पता भी चलेगा और रिवीजन हो जाएगा। ये एक्चुअली रिवीजन क्लास है आपका पूरा। लीगल हिस्ट्री को मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने फालतू में। चलो अब चलते हैं, काम की बात करते हैं। एक बार फिर से इंडियन लीगल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम, जो कि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। आज जो हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन आप दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कैसे हमारे पास आया, कैसे इवॉल्व हुआ, ये बहुत सारा छोटा छोटा डॉक्यूमेंट से मिला के ये एक बड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। बहुत सारा एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, बीच में इतना सारा जो, ये देखो अब ये जो आपके पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसके बाद जो ये 1950 में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये जो किताब आपने अभी देखा, ये बहुत सारा रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, बहुत सारा चार्टर एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब से कुछ 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 लेके ये बड़ा सा एक्ट बनाया। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज से भी अच्छा अच्छा चीज़ लेके हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो हमारे पास जो है 1950 का, इसमें 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। खैर, तो इसी तरह से आप देखोगे हर एक का बहुत कुछ है। जब आपने ये सब पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको ये आइडिया लगेगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। आई होप ये क्लियर होगा। अब आप देखो, बहुत लोगों को ये लगता है कि सर कैसे पढ़े हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा ईयर रहता है। भाई बहुत ज़्यादा ईयर नहीं रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करना है। 1858 से पहले की चीज़ें, उसके बाद फिर 1858 के बाद। खैर मैं यहाँ पे थोड़ी देर में आता हूँ, ऊपर चलते हैं अभी हम लोग। देखो, बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहता है कि सर लीगल हिस्ट्री में इतना सारा कोर्ट्स हुआ है, उसको कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, कैसे सर समझ में आएगा, सर डेट्स बहुत सारे हैं, कैसे याद रखेंगे। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो कितना सारे डेट है, 1 2, इसको एक ही पकड़ लो, 3 4 5। भाई 5 to 6 डेट्स तो आप याद रख सकते हो, मुझे इतना पता है, क्योंकि आपने अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका एनिवर्सरी याद रखा है, डेट ऑफ बर्थ याद रखा है, अपने दोस्तों का रखा है। तो मुझे लगता है अपने जीवन में आपने ऑलमोस्ट 10 to 15 डेट्स तो मिनिमम हर एक इंसान को याद रहता है अपने लाइफ का। तो सेम मैं तो यहाँ पे आपको 5 to 6 to 7 ही डेट्स कह रहा हूँ याद रखने के लिए। ईयर, डेट्स भी नहीं, ईयर। इतना यदि आप रख लिए तो लीगल हिस्ट्री आपका खत्म। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
मुझे पूरा लीगल हिस्ट्री याद नहीं है। मैं देखो अब 5-6 डेट से ही पूरा लीगल हिस्ट्री कैसे समझ जाऊंगा और कितना आसान है मेरे लिए समझना। देखो सबसे पहले चार्टर ऑफ 1600 आप ध्यान रखो, क्योंकि इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, ये सबको याद भी रहता है। और 1950 जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये 2 डेट तो अपन को खत्म है। ये 2 डेट तो याद ही रहता है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1600 में चार्टर, बात खत्म। अब बीच की जो डेट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्टर ऑफ 1726, उसके बाद 1772, उसके बाद 1861 और 1935। बस ये 4 डेट आपको ध्यान रखना। लीगल हिस्ट्री खत्म भाई, कुछ नहीं है ज्यादा। देखो होता क्या है, जब आपको मेन चीज याद रहता है ना, तो घटना अच्छे इसके बीच में घटी होगी। जैसे मान लो 1772 पता है आपको और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पता है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा अच्छा कोई इवेंट इस बीच में हुआ होगा, तो क्लियरिटी रहता है अपन को। ठीक है, चलो 2 डेट तो अपन को ध्यान है। अब थोड़ा कहानी देखो आप। 1600 में चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान कौन कौन सा ईयर रखना है वो आपको पता है। मैं बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद इंडिया में जब ये आते हैं ट्रेड करने के लिए, और फिर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे इनको तो फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सेटलमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना सेटलमेंट ये लोग बनाते हैं। तो सेटलमेंट कहाँ कहाँ बनाते हैं ये लोग, तो आपको पता है। सबसे पहले सूरत, कहाँ पे बनाते हैं भाई, सूरत। उसके बाद मद्रास, उसके बाद बॉम्बे, फिर कलकत्ता। इन सारे जगहों पे सेटलमेंट होता है। जब देखो यहाँ पे जाके ब्रिटिश रहेंगे, तो ब्रिटिश के सारे लोग भी रहेंगे, लोग रहेंगे ना भाई, सब लोग रहेंगे। देखो डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट हुआ, डिफरेंट प्लेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट सेटलमेंट हुआ। कौन कौन सा प्लेस मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। जब हर एक सेटलमेंट पे लोग रहेंगे, तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहेंगे, तो उनके बीच में लड़ाई भी होगा। लड़ाई होगा तो डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूट हो गया तो ये कहाँ जाएगा भाई, कोर्ट में जाएगा। तो अपन ये देखे कि सूरत में भाई जस्टिस कैसे होता था, लोगों को न्याय कैसे मिलता था, फिर कलकत्ता में कैसे न्याय मिलता था। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे अर्ली सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि चारों जगह का हम लोग पढ़ चुके हैं। चैनल पे लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप सबका पीडीएफ भी देख सकते हो। खैर, तो हर एक जगह पे आपने देखा डिफरेंट कोर्ट था, डिफरेंट हर एक एरिया में डिफरेंट कोर्ट था। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो फाइनली 1726 में एक चार्टर आता, चार्टर ऑफ 1726, और सब जगह ये जो मैंने आपको बताया तीनों सेटलमेंट में एक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, मेयर कोर्ट का। किसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है भाई, मेयर कोर्ट का। पहले सब में डिफरेंट कोर्ट था, लेकिन सबको खत्म करके लगभग एक कोर्ट बना दिया जाता है, मेयर कोर्ट। देखो अभी मोटा मोटी ऊपर बात ध्यान रखना है, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो यदि थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो आपको यदि 1-2 बार ये सब पढ़ोगे ना, तो ये सब का डेट भी याद हो जाएगा, कहाँ पे कब सेटलमेंट हो। जैसे मुझे देखो याद हो गया 1613 में यहाँ पे हुआ था, 1690 में यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, बॉम्बे में 1668 में हुआ था, मद्रास में 1639 में हुआ था। बस 1-2 बार ये लिखोगे तो आपको खुद भी याद हो जाएगा। खैर ये अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। देखो चार्टर आया 1726 से, और हर एक प्रेसिडेंसी में क्या फॉर्म हो गया भाई, मेयर कोर्ट। उसके बाद अदालत सिस्टम का बिगिनिंग होता है। मैं नीचे भी थोड़ा बताऊंगा आपको, बस अभी ऊपर बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर अदालत सिस्टम का बिगिनिंग होता है। अदालत सिस्टम क्या, वो जो मैंने आपको बताया था क्रिमिनल और सिविल दोनों अलग अलग, ये कब हो जाता है 1772 में। और 1774 में एक कोर्ट बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये जो अदालत सिस्टम था, मतलब ये क्रिमिनल सिविल मामला, ये था इंडियंस के लिए, मतलब यहाँ जो लोग रहते थे नेटिव पीपल्स उनके लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ये ब्रिटिश लोगों के लिए था, ठीक है। इंग्लिश मैन जो थे, जैसे मान लो अब तो कलकत्ता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश भी रह रहे हैं और भारतीय लोग भी रहते हैं, नेटिव्स लोग, तो इनके लिए ये सिस्टम वाला कोर्ट था, और ब्रिटिश लोगों के लिए अलग कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। लेकिन ये कोर्ट क्या करती थी, कभी कभी भारतीय लोगों पे भी
मुकदमा चला देती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारा केस है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, वो अपन डिटेल में पढ़ चुके। 3 केस आपने पढ़ा होगा, कौसी जुरा पटना केस याद होगा शायद आपको। तो ये इसी की वजह से होता है। ये कोर्ट बना था देखो ब्रिटिश के लिए, लेकिन ये बीच बीच में इंडियंस को भी अब घसीट लेते थे, तो इससे प्रॉब्लम हो जाता था। खैर अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कोर्ट हो गया। एक अदालत सिस्टम जिसमें कि आपने पढ़ा होगा सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, है ना, जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता था, हाई कोर्ट जैसा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत, मुफस्सिल निजामत अदालत, और छोटा कोर्ट होता था स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में। इससे क्या करा जाता है भाई, इससे ये करा जाता है सदर दीवानी अदालत और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर दोनों को मिला के बना दिया जाता है हाई कोर्ट। और फाइनली 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इससे बन जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बस ये मोटा मोटी यदि आपको याद रहेगा तो ये सारी घटना बीच की ही है। सेम इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री किसी और दिन में पूरा उस पर डिस्कस करेंगे, जहाँ इन सारे चीज़ों पे एकदम शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। आज बस ये बता देता हूँ आपको। बस ये ध्यान रखना 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो ब्रिटिश में किंग या क्वीन होते थे उसका रूल होता था, इसलिए अपन बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन कब यूज़ करते हैं, जब आपको किंग और क्वीन ना पता हो तो क्राउन रूल डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि बहुत बार इतना टाइम पीरियड में, ये 100 साल में लगभग कभी कोई राजा रहता था, कभी रानी रहता था, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज़ कर देते हैं क्राउन रूल। आई होप ये क्लियर होगा। और ये जो अभी आपको मैंने लीगल हिस्ट्री का टाइमलाइन बताया है, इसको ध्यान में रखना है भाई। इसको ध्यान में रखने से क्या फ़ायदा होगा, आपको ना एक आइडिया रहेगा कि आखिर ये बात कब की चल रही है। और जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है, जब आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो आइडिया भी लगेगा। तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1600 से। उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, सूरत। सूरत में देखेंगे जस्टिस का क्या सिस्टम था, फिर कलकत्ता में देखेंगे, फिर मद्रास में देखेंगे, फिर बॉम्बे में देखेंगे, फिर कलकत्ता में देखेंगे। और अपने पास ना थोड़ा सा इसको क्या करते हैं अपन, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो सबसे पहले 1600 से 1726 तक, ये वाले एरिया में डिफरेंट डिफरेंट, अभी जो फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंट, सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जस्टिस सिस्टम था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जस्टिस सिस्टम था। लेकिन 1726 में सबको एक कर दिया जाता है और एक कोर्ट बनता है मेयर्स कोर्ट। आई होप ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये जो हौच पौच है, ये चारों सेटलमेंट की कहानी को अपन देख लेते हैं। देखो ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा था कि क्लियरिटी हो भाई, इसके बाद से फ्लो बनेगा। यहां तक पहले एक एक करके पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट का कहानी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट में जुडिशियल सिस्टम कैसा था, जस्टिस सिस्टम कैसा था, जस्टिस कैसे लोगों को मिलता था, न्याय कैसे मिलता था, क्योंकि अपन तो वही पढ़ने के लिए यहां पे आए हैं ना भाई। चलो 1600 में चार्टर आता है। 1613 में वैसे ही मैं बोलते जाऊंगा क्योंकि आपको ये चीज़ पता है। 1613 में सूरत सेटलमेंट होता है। और देखो जब सेटलमेंट यहाँ पे होता है 1613 में, यहाँ पे भाई कोई कोर्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है, ना ही कोई ट्राइब्यूनल था। यहाँ पे कैसे जस्टिस होता था वो देखो। सूरत में फैक्ट्री था, और फैक्ट्री में यदि कोई डिस्प्यूट होता था तो उसको सॉल्व कैसे करा जाता। फैक्ट्री के जो हेड थे उसको अपन बोलते थे गवर्नर, ठीक है, या उसको प्रेसिडेंट भी बोल देते थे। और इसका ना एक काउंसिल होता था, जैसे एक बंदा है, ये है गवर्नर, और इसका ना 3-4 लोग काउंसिल में होते थे हेल्प करने के लिए। तो ये लोग मिलके सूरत में कोई डिस्प्यूट यदि होता था तो उसको जस्टिस करता था, सिंपल। अब ये पूरा फैक्ट्री भी चलाते थे और जुडिशियल हेड भी होते थे। और इन केस को यदि मर्डर और म्यूटिनी कर दिया, म्यूटिनी मतलब विद्रोह कर दिया, और मर्डर तो आप समझ ही रहे हो, तो उस केस में ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सूरत में जस्टिस कैसे होता था। शुरुआत में 1613 में कोई कोर्ट सोच का सिस्टम नहीं था, गवर्नर ही डिस्प्यूट को सॉल्व करता था, डेट्स ऑल। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, मद्रास। ये तो आपको पता है, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है। देखो भाई, मद्रास में जस्टिस सिस्टम जो है, मद्रास में 1639 में सेटलमेंट स्टैब्लिश हो जाता है।
और यहाँ पे 3 फेज में, ठीक है। अब देखो एक बात, मद्रास जो है, जब मद्रास में सेटलमेंट हुआ तो मद्रास इनिशियली किसके अंदर था? मद्रास सूरत के सबऑर्डिनेट था। ये सब आपको पता है। सूरत प्रेसिडेंसी, क्योंकि सूरत में सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, तो जब मद्रास में बनाए तो क्योंकि उतना आइडिया था नहीं भारत में काम करने का, और सूरत में लोग बहुत लंबे समय से थे, तो सूरत के अंदर ही रखे थे मद्रास को। तो सूरत का, जैसे ये सूरत है, तो इसके अंडर ही रहता मद्रास। तो कहीं ना कहीं सूरत का एजेंट था मद्रास, एजेंसी था। तो हम अपन क्या बोल सकते हैं? सूरत का एजेंसी था मद्रास। तो जब एजेंसी है तो इसका हेड को क्या बोलेंगे? एजेंट, ठीक है। इसका हेड को बोलेंगे एजेंट। और एजेंट ऐसे एक बंदा होता होगा और इसका एक काउंसिल होता होगा जहां पे 3-4 लोग होते होंगे उसको हेल्प करने के लिए। इतना तो क्लियर है, एजेंसी वाला पार्ट क्लियर है। और देखो मद्रास में जब ये लोग 1639 में आए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेज में जुडिशरी डेवलप हुआ। फर्स्ट फेज में कौन कौन सा कोर्ट था? यहाँ पे देखो, मद्रास को एक कोर्ट था, कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल, ठीक है। और ये व्हाइट टाउन के लिए था, और ब्लैक टाउन के लिए चौल्ट्री कोर्ट्स था। ये क्लियर है? चौल्ट्री कोर्ट्स के हेड कौन होते थे? जो विलेज का हेडमैन था, जिसको अपन बोलते थे अधिकार और अधिकारी, अधिकारी बोलते थे, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था। और अब ये ऊपर वाला तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एजेंट एंड काउंसिल कोर्ट का जज कौन होगा? एजेंट होगा, सिंपल। और सेकेंड फेज में क्या होता है? मद्रास बन जाता है प्रेसिडेंसी। अब देखो यहां पे, यदि मद्रास भाई प्रेसिडेंसी बन जाएगा, प्रेसिडेंसी टाउन बन जाएगा, जैसे सूरत था पहले, अब मद्रास खुद में बन गया प्रेसिडेंसी, तो यहां का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक और वर्ड बोलते हैं हम लोग, गवर्नर। प्रेसिडेंट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, गवर्नर। तो अब यहां पे किसका कोर्ट होगा? पहले तो एजेंट का कोर्ट होता था, अब वही चेंज होके क्या हो जाएगा भाई? अब वो चेंज होके हो जाएगा कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। आई होप ये क्लियर होगा। उसको द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी बोलते थे। एक चौल्ट्री कोर्ट्स भी सेकेंड फेज में था, ठीक है। और थर्ड फेज में एक नया कोर्ट बना जिसका नाम था एडमिरल्टी कोर्ट, जो कि पूरा मद्रास के लिए जनरल कोर्ट था, जिसके जज को अपन बोलते थे, जज को बोलते थे, सॉरी, चीफ जज को बोलते थे जज एडवोकेट। क्या बोलते थे? जो इसके जज होते थे, मेन जज, उसको बोलते थे अपन जज एडवोकेट। उसके बाद फाइनली मद्रास बन जाता है कॉरपोरेशन। और यहाँ पे कॉरपोरेशन मीन जो आज जो आप देख रहे हो ना, शहर के लिए जो गवर्नमेंट होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उसी तरह से कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास बना 1668 में। अच्छा, कॉरपोरेशन जब बनता है, जैसे मान लो अब ये मद्रास एक कॉरपोरेशन बन गया, तो इसका हेड कौन होगा? मद्रास कॉरपोरेशन का मेयर। अभी भी देखना मेयर का चुनाव होता है। खैर, तो मेयर हो गया इसका हेड। तो जो मेयर हेड होता था ना, इसका एक कोर्ट भी बना दिया गया, उसी को अपन बोलते थे मेयर कोर्ट। तो मद्रास कॉरपोरेशन बना, तो उसका जो हेड था मेयर, उसका एक कोर्ट भी बन गया। तो बेसिकली 1668 में ही एक नया कोर्ट आया मद्रास में, जिसको अपन बोलने लगे मेयर कोर्ट। आई होप ये क्लियर होगा। कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास, हेड मेयर, ठीक है। अब चलते हैं अपन बॉम्बे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, यदि आपने अच्छे से बारीकी से थोड़ा थोड़ा देखा है तो कंफ्यूजन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फेज वाला जो सिस्टम आ जाता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए मैं इस पे ना ज़्यादा फोकस कर रहा था आपको, इसलिए क्लैरिटी मिले। ये सूरत वाला पार्ट, मद्रास वाला पार्ट अभी दोनों खत्म हो चुका है। अब बॉम्बे में देखेंगे। देखो यहाँ मद्रास में 3 फेज में कोर्ट्स में डेवलपमेंट होता है, बॉम्बे में भी आप 3 फेज में देखोगे डेवलपमेंट, इसीलिए ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। सूरत में कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है, और कलकत्ता में भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि कलकत्ता में तो 1690 में आया, और देखो कुछ साल बाद ही यहाँ पे मेयर कोर्ट आ गया, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये दो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगता है, क्योंकि इन दोनों में 3 फेज वाली बात। चलो बॉम्बे देखते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डेवलप हुआ 3 फेज में। देखो, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। सबका यहाँ पे टाइमलाइन है, रिपीट करके टाइम वेस्ट का कोई फायदा नहीं है। अब ये देखो,
आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था, बॉम्बे क्या है, बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 1668 में, सेटलमेंट स्टार्ट होता है 1668 में, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा यदि आप मैप देखे होगे तो यहाँ पे बॉम्बे है तो सूरत यहाँ पे है, और सूरत में तो ब्रिटिश काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग हो चुके थे, है ना। तो बॉम्बे जो है ये सूरत के अंडर था, ठीक है, सूरत के एजेंसी था बॉम्बे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना। और ये कब तक एजेंसी रहता है, देखो धीरे धीरे बॉम्बे ना बड़ा हो जाता है, तो 1687 में ये जो एजेंसी है वो खत्म हो जाता है, एक्चुअली सूरत आ जाता है बॉम्बे के अंदर। अब जो हेडक्वार्टर पहले सूरत में हुआ करता था अब वो आ जाएगा बॉम्बे में। ये वाला पार्ट क्लियर है। देखो 1668 में बॉम्बे में कैसे सीन होता था, एक तो सबसे पहले पंचायत होता था वहाँ पे, जो कि छोटा मोटा ऑफेंसेस के लिए होता था। कोई सेम कास्ट के लोगों के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है तो पंचायत में जाओ, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, या सेम कास्ट नहीं भी है तो गांव का जो हेड में होता था वही इसका जज होता था। उसके बाद कोर्ट ऑफ कंसाइंस, ये छोटा मोटा, इसको स्मॉल कॉज कोर्ट बोलते थे, जो छोटा मोटा के लिए ही होता था। एक कोर्ट होता था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जिसके जज होते थे कस्टम ऑफिसर। अब देखो क्या हुआ, जब आइलैंड ऑफ बॉम्बे पे रूल हुआ ना ब्रिटिश का, तो आइलैंड ऑफ बॉम्बे को ये क्या कि, अब ये आपको ध्यान में होगा, ये सब ध्यान में होगा कि बॉम्बे 7 आइलैंड का बना हुआ था, ये सब बातें ध्यान, ये सातों आइलैंड को ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो क्या किए, ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 डिवीज़न कर दिए, और हर एक डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना दिए। क्या बना दिया भाई, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, आपको ना कन्फ्यूज़न हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो यहाँ पे 3 फेज है ना, फर्स्ट फेज और ये थर्ड फेज, बीच में सेकंड फेज। होता क्या है, फर्स्ट फेज में 2 बार एक ही नाम का कोर्ट बनेगा, उसका नाम था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, और सेकेंड फेज में नहीं बनता है। थर्ड फेज में फिर एक बार कोर्ट बनेगा, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। अब पूरा डिटेल में यदि मैं आऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी के, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगा, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो ये पहली बार जो कोर्ट बना, ये उस कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जिसके जज होते थे कस्टम ऑफिसर्स। अब ये ये जो डिवीजन में एक कोर्ट बना और एक कोर्ट, ये इस डिवीजन के अंदर ये 3 एरिया, इस डिवीजन के अंदर ये 4 एरिया, और इसके जज कौन होंगे, कस्टम ऑफिसर। अब यहाँ से अपील कहाँ जा सकता है, अच्छा देखो बॉम्बे में का हेड कौन होता था, डिप्टी गवर्नर, और ये किसके अंदर आता था, सूरत के गवर्नर के अंदर। कब तक, 1687 तक। तो अब बताओ मेरे को, ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से अपील कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली जो इसका हेड होता होगा उसके पास, डिप्टी गवर्नर के पास, है ना, सिंपल। डिप्टी गवर्नर से कहाँ जाता होगा अपील, उसका हेड कहाँ है, सूरत में, तो गवर्नर एंड काउंसिल कहाँ का, सूरत का। और ये कब तक कहानी चलेगी, 1687 तक। बहुत आसान, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 1683 में एक कोर्ट बनता है एडमिरल्टी कोर्ट। देखो फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट फेज, थर्ड फेज, सेकेंड फेज, ठीक है। तो अब अपन कहाँ चले आए हम लोग, सेकेंड फेज में कहाँ चले आए भाई, सेकेंड फेज में कौन सा कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट। थर्ड फेज में देखो यहाँ पे फिर से कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, 1718 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, और यहाँ पे 2 बार एक ही नाम का कोर्ट बनता है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यदि आप डेट लिखना चाहते हो, 1668, 1672, और इसका तो एडमिरल्टी कोर्ट 1683 में बना, और ये 1718 में यहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तीनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने बहुत आसानी से आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब 17, अच्छा देखो ये एडमिरल्टी कोर्ट है, ये नया कोर्ट बना, लेकिन यहाँ से भी फिर अपील कहाँ जाता होगा, खुद सोच के देखो आप, डिप्टी गवर्नर के पास। फिर
18 में एक कोर्ट बना, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, और ये कब तक रहा? 1728 तक, जब तक मेयर कोर्ट इसके जगह पे नहीं ले लिया। और फिर यहाँ से भी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से भी अपील कहाँ जाता था? कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, क्योंकि देखो 1687 में बॉम्बे हेडक्वार्टर हो चुका है, क्योंकि गवर्नर अब कहाँ बैठ रहे हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे कहाँ जा रहा है, इससे अपील कहाँ जा रहा है, इससे पहले वाले जो कोर्ट होंगे वहां पे अपील जाता था डिप्टी के पास, क्योंकि तभी तक ये सिर्फ एजेंसी था, लेकिन अब क्या हो चुका है, ये प्रेसिडेंसी हो चुका है, तो यहाँ का हेड कौन होगा? गवर्नर। इसीलिए 1718 वाला का अपील गवर्नर के पास जा रहा है। चलो, मद्रास बॉम्बे भी खत्म, अब चलते हैं अपन कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या हुआ भाई, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक कोर्ट होता था, काजी कोर्ट, उसके बाद कचहरी होता था, कचहरी को हम लोग कलेक्टर कोर्ट भी बोलते थे, ठीक है, और इसके जज कौन होते थे? कलेक्टर। काजी कोर्ट के जज कौन होते थे? काजी। इसी तरह से कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल भी होता था, इसका जज कौन होगा? गवर्नर। और ये सिस्टम कब तक चलता है? 16, वही सारा का आप वही देखोगे 27, 28 ऐसा ही चलता है। क्यों? क्योंकि 26 में चार्टर ऑफ 1726 आया, जिसकी वजह से सब जगह को, सब जो भी कोर्ट था वो खत्म हो गया, और सब जगह एक कोर्ट कौन सा स्टैब्लिश हुआ भाई? मेयर कोर्ट। कलकत्ता का सिस्टम समझ में आ गया आपको? ये अभी तीनों जगह आपने देख लिया, ये आपने सब जगह देख लिया क्या कैसे सीन था। सूरत खत्म हो चुका है। अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड भाई। क्या हो गया यार ये पेंसिल में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी आपने सब देख लिया, सूरत में क्या सिस्टम था, मद्रास में क्या सिस्टम था, बॉम्बे में क्या सिस्टम था, कलकत्ता में। एक बार यदि 1-2 मिनट दोगे तो मैं रिवाइज कर देता। तो काजी कोर्ट, उसके बाद कचहरी जिसका कलेक्टर हेड होता था, उसके बाद गवर्नर एंड काउंसिल। बॉम्बे में भी इसी तरह से यहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आपको याद रखना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 3 बार, फिर एडमिरल्टी कोर्ट, और आपको तो पता है अपील सब जगह डिप्टी के पास जाता था पहले, उसके बाद फिर गवर्नर के पास आने लगा। मद्रास में भी सेम चीज़ था, एडमिरल्टी कोर्ट यहाँ भी बनता है, फिर बाद में यहाँ पे मेयर कोर्ट बन जाता है। यहाँ तक कोई पहले यहाँ भी ये सूरत का एजेंट था, तो पहले यहाँ भी कोर्ट ऑफ एजेंट होता था सूरत का, तो आपको पता ही है। तो यही सीन था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जब आपके पास पीडीएफ जाएगा तो आप उसको यदि पढ़ लोगे, इसको मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि जब आपके पास ये पीडीएफ जाए तो आपको ना आसानी हो जाए पढ़ने में। और मैप मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि आप देखते रहो कहाँ की बात चल रही है, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे सूरत है, यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे मद्रास है, तो आपको ना आइडिया रहे कि कहाँ की बात चल रही है। देखो, लीगल हिस्ट्री ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इसीलिए मेरे छोटे भाइयों को, क्योंकि जो भी पढ़ रहे होंगे तो उनसे बहुत पहले मैं पढ़ चुका हूँ, लॉ कर चुका हूँ, तो मेरे छोटे ही भाई हुए या बहन हुई, तो डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आप बने रहोगे, थोड़ा सा समय दोगे तो भाई बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट इन द एबव प्रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कोर्ट इन ऑल सेटलमेंट। सेटलमेंट स्टैब्लिश करने के बाद हर एक जगह ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट, हर एक सेटलमेंट में कोर्ट स्टैब्लिश की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट डिफरेंट प्रेसिडेंसी हैव डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम, आपने भी पढ़ा था ना, डिफरेंट कोर्ट सिस्टम था। और इन 1726 बाय द चार्टर ऑफ 1726 किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? कॉरपोरेशन का, जिसकी वजह से बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट आता है, और मद्रास में ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। तो बेसिकली सब में अब क्या हो जाएगा? मेयर कोर्ट। तो मेयर कोर्ट स्टैब्लिश मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 1726।
1726 हर एक प्रेसिडेंसी में मेयर कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा और अपील कहाँ जाएगा। जैसे मान लो कलकत्ता है तो कलकत्ता में कलकत्ता के गवर्नर और उसके काउंसिल के पास जाएगा अपील। जैसे मेयर कोर्ट मान लो मद्रास में है तो मद्रास के मेयर कोर्ट से अपील कहाँ जाएगा, मद्रास के गवर्नर और काउंसिल के पास। सेम उसी तरह से बॉम्बे का भी रहेगा। अब मान लो ये आप इनके भी डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में होता था, आप इंग्लैंड भी अपील कर सकते हो। चलते हैं अब हम लोग चार्टर ऑफ 1753 से क्या होता है। एक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ से अपील कहाँ जाता था, कि बेसिकली मेयर कोर्ट से छोटा कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट था, तो यहाँ से अपील जाता था मेयर कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट से, और मेयर कोर्ट से अपील जाता था कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। गवर्नर काउंसिल कहाँ जाएगा, किंग इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल। ये दोनों बहुत आसान था। अब थोड़ा सा यहां पे आपको समझना पड़ेगा अदालत सिस्टम। ये कब आता है भाई, 1772। जुडिशियल प्लान लाके के क्या करा जाता है, जुडिशियल सिस्टम में अभी तक का 1772 का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा चेंजेस आया जुडिशियल सिस्टम में। जुडिशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था, करप्शन हो चुका था, एक नया सिस्टम का ज़रूरत था जुडिशियल सिस्टम में, तो वो सिस्टम अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करा गया, दो पार्ट में डिवाइड करा गया जुडिशियल सिस्टम को, एक क्रिमिनल पार्ट और एक सिविल पार्ट। ठीक है, क्रिमिनल पार्ट में ये बोला गया जो सबसे छोटा कोर्ट होगा उसको हम बोलेंगे स्मॉल कॉजेज अदालत, जिसके जज होंगे उस गांव के जो जमींदार होंगे, जो हेड फार्मर होता है, जो हेड मैन होता है गांव का, जो विलेज का जो हेड होगा वो इसका जज होगा। अभी हम लोग क्रिमिनल की बात कर लेते हैं। 1772 में देखो जस्टिस कैसे होता था, कौन कौन सा कोर्ट होता था, अदालत सिस्टम आया। आज जो आप देख रहे हो ना सिविल क्रिमिनल में जो डिफरेंशिएट आज आपने देखा था ना, डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट के बाद सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट में बाइफरगेट हो जाता है, तो वो 1772 से ही आया और सबसे पहली बार यहीं से अदालत सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो देख रहे हो हिस्ट्री में कैसे आपको चीजें मिल रही है आज के टाइम पे। तो खैर स्मॉल कॉजेज कोर्ट हुआ, उसके बाद एक तरह से मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहां से आप मामला कहाँ जाएगा, मुफस्सिल निजामत अदालत में। ये थोड़ा बड़ा मामला है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे भाई, मुफस्सिल निजामत अदालत। अच्छा, निजामत मीन्स होता था क्रिमिनल, ठीक है, और दीवानी मामला को बोलते थे अपन सिविल। अभी भी गांव में जाओगे ना, जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो बोले अच्छा दीवानी मामला हो गया है, निजामत मामला हो गया, फौजदारी मामला हो गया। ये सब उर्दू वर्ड था। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये सब मुगल टाइम का ही लिया हुआ है। आज भी आप कोर्ट रूम जाओगे तो अलमद रूम देखोगे, या जब कोई बेल बॉन्ड फर्निश करोगे, या फिर आप बहुत सारे से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने जाओगे तो उसमें बहुत सारा देखना आपको उर्दू वर्ड मिलेगा, क्योंकि मुगल का पहले यहाँ पे चलता था। बहुत साल तक क्रिमिनल सिस्टम में तो ब्रिटिश हाथ भी नहीं लगाए थे। क्रिमिनल सिस्टम जैसा चल रहा था मुगल्स का वैसा ही चलने दिए। ये लोग सिविल में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में ज़्यादा दिमाग लगाते थे। खैर, तो हम लोग चलते हैं मुफस्सिल निजामत अदालत। ये जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता था, जिसके जज को बोलते थे मुफ्ती एंड काजी। उसके बाद सदर निजामत अदालत होता था, जो कि क्रिमिनल केस के लिए सबसे बड़ा कोर्ट होता था, जिसका जज होता था दरोगा अदालत। अब आप इसमें ये देखो, इसमें ब्रिटिश का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है? भारतीय लोगों के लिए जो ये कोर्ट है इसको भारतीय लोग ही चला रहे हैं। ब्रिटिश का सिंपल था, भैया क्रिमिनल मामला में अपन हाथ नहीं लगाएंगे, अपन सिविल में पैसा वैसा वसूली करेंगे। खैर, तो देखो यहाँ पे सिविल में भी सेम उसी तरह से स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता था, जिसके जज वही हेड विलेज हेडमैन होते थे। और मुफस्सिल दीवानी अदालत जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कोर्ट होता था, जिसके जज कौन होते थे, कलेक्टर, और कलेक्टर कौन होता था, इंग्लिश मैन। ठीक है, उसके बाद सदर दीवानी अदालत, जो कि एक सबसे ऊपर लेवल पे होता था, प्रोविंस लेवल पे, जिसके जज होते थे गवर्नर एंड हिज काउंसिल। आई होप ये क्लियरिटी मिला होगा आपको। उसके बाद 1774 में बस 2 साल बाद फिर एक जुडिशियल प्लान आता है। इसमें कुछ नहीं चेंजेस होता है, सब कुछ वही रहता है, बस एक चेंजेस ये हो जाता है, मुफस्सिल दीवानी अदालत के, देखो ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत, एक नया कोर्ट आता है। ये कोर्ट
स्टैब्लिश होता है, आपने यदि पढ़ा होगा 1774 वाला डिटेल में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि करते क्या हम लोग 6 डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं पूरा प्रोविंस को, और हर एक प्रोविंस में एक प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ दीवानी अदालत अपन बना देते हैं। सिंपल, जैसे मान लो ये बंगाल है तो इसको क्या करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। हर एक पार्ट में एक कोर्ट बना, क्योंकि प्रोविंस है, अब ये एक प्रोविंस हो गया, ये एक प्रोविंस हो गया, ये एक प्रोविंस, ये प्रोविंस, तो 6 पार्ट में एक एक कोर्ट होगा। इसका क्या नाम होगा, प्रोविंशियल कोर्ट दीवानी अदालत। हर एक में ये होगा प्रोविंशियल कोर्ट दीवानी अदालत। समझ रहे हो आप? तो बस ये एक चेंजेस हुआ और कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इस कोर्ट का क्या नाम था, सुप्रिटेंडेंट, जज को क्या नाम था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ दीवानी अदालत। और सब कुछ सेम था, बस एक कोर्ट बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि बायफर्गेट कर दिया गया ना, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए, दैट्स ऑल। अब एक चीज 1774 में एक चीज नया क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आया। अब देखो इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ठीक है। अब इसको समझो आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था, ये कोर्ट सिर्फ कहाँ पे, ये सिर्फ कोर्ट कहाँ पे था, कलकत्ता रीजन में, ठीक है। और इसका जो जुरिस्डिक्शन था कहाँ तक था, जो लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर ही बिहार, उड़ीसा भी आ जाता था, ठीक है। और इसका जुरिस्डिक्शन किस पे था, जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, उस पे। और यहाँ पे ना ये लिख दिया था, पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय कंपनी। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, जो आपने जो डेडिकेटेड वीडियो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर उसमें पढ़ा है, बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझो, एकदम सिंपल रखते हैं इसको, कि ये कोर्ट बनाया गया था सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए। और इस कोर्ट के जो जज होते थे, चीफ जज, उसको हम लोग बोलते थे चीफ जस्टिस। क्या बोलते थे, चीफ जस्टिस। कुछ लोग इसको मान लेते हैं आज का सुप्रीम कोर्ट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कोर्ट बना था 1774 में, आप सिस्टम समझो क्या था उस टाइम पे। 1774 में एक कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जो कि ब्रिटिश लोगों के लिए था, इंग्लिश मैन के लिए था, ओनली फॉर इंग्लिश मैन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, कभी कभी ये लोग इंडियंस को भी मुकदमा चला देते थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। 3-4 आपके सामने केस है, पटना केस, कौसीजुरा केस, ये सब बहुत ज़्यादा, उसमें भी नहीं जाएंगे अपन। बस अभी के लिए समझो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में फॉर द ब्रिटिश पीपल। उसके बाद अदालत सिस्टम तो इधर चल ही रहा था अपना, जो कि 2 पार्ट में, क्रिमिनल और सिविल, दोनों को बायफर्गेट कर दिया है, जो कि नेटिव पीपल्स के लिए होता था। क्रिमिनल ज़्यादातर इंडियंस लोग ही इसमें जजेस होते थे, और सिविल में आपको तो पता ही है, इसका हेड होता था विलेज एडमिन, मुफस्सिल दीवानी अदालत कलेक्टर, और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ इसका सुप्रिंटेंडेंट पढ़ा आपने, और सदर दीवानी अदालत का गवर्नर एंड काउंसिल। तो ये सिस्टम था 1774 का। आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 1787। 1787 में क्या होता है, जुडिशियल रिफॉर्म करा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या जुडिशियल रिफॉर्म होता है उसको देखते हैं। देखो 1787 वाले में ऐसा कुछ ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ। ये जो मुफस्सिल निज़ामत अदालत है, इसको ख़त्म कर दिया गया। देखो अदालत सिस्टम वही है, ये मुफस्सिल निज़ामत अदालत को 1790 में क्या करा गया, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा चेंजेस हुआ, जैसा था वैसा ही। और 1790 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो मुफस्सिल निज़ामत अदालत था उसको क्या कर दिए लोग, एबॉलिश, ख़त्म कर दिए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखो ये आपको मैंने बताया था ना, चलो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। मुफस्सिल निज़ामत अदालत, या फिर इसको फौजदारी अदालत भी बोलते थे, ठीक है, क्रिमिनल को फौजदारी भी बोलते थे। तो इसको क्या कर दिया गया भाई, चेंज कर दिया गया, किससे, कोर्ट ऑफ सर्किट। तो इसके जगह एक नया कोर्ट बना, कोर्ट ऑफ सर्किट। कोर्ट ऑफ सर्किट वर्ड स्टैब्लिश एट 4 डिवीजन, और इसमें 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब आप देखना धीरे धीरे क्रिमिनल मैटर में भी कौन घुस जाएंगे भाई, कंप्लीटली घुस जाएंगे ब्रिटिश। तो कोर्ट ऑफ सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। 1790 में क्या क्या चेंजेस हुआ ये आपको एक आइडिया मिल चुका है। अब अपन चलते हैं 1790 में क्या चेंजेस हुआ। तो 1719 में स्टैब्लिशमेंट हुआ भाई किसका, प्रोविंशियल
कोर्ट ऑफ अपील 4 डिवीजन में देखो, establishment of provincial court of appeal at the 4 division earlier, the appeal from the Mufassil Diwani Adalat led to the Sadar Diwani Adalat situated at Calcutta, but this process for the time consuming and expensive, so provincial court of appeal were established at each division, पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद एंड ढाका। तो अब इसको ये समझो, थोड़ा सा समझ लो, इसमें क्या होता है, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एक स्टैब्लिशमेंट होता है 4 डिवीज़न में। कौन कौन सा डिवीज़न? पटना में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में और ढाका में। पहले क्या होता था, सदर दीवानी अदालत से, ये जो देख रहे हो आप सदर, अरे एक पेन चेंज कर देता हूँ मैं, सदर दीवानी अदालत से, अच्छा ये सदर दीवानी अदालत है ना, मुफस्सिल से सदर दीवानी अदालत जाता था, लेकिन क्या हुआ, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ एक नया कोर्ट बनाया गया, अपील। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से यहां जाता था अपील, तो बीच में एक कोर्ट बना दिया गया, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, जो कि हर एक, क्योंकि देखो इससे क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। सदर दीवानी अदालत गवर्नर का कोर्ट, एक कोर्ट होता था जो कि कैपिटल में होगा, मान लो कलकत्ता में होगा, तो सब यहीं पे जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अब क्या हो गया, देखो 4 गो कोर्ट बन गया, तो इससे क्या होगा, अपील जो जाएगा इन सब में तो बट जाएगा हर एक एरिया का। जैसे ढाका वाला, बांग्लादेश वाला एरिया का यहाँ चला जाएगा, आज जो कलकत्ता बंगाल वाला एरिया है मुर्शिदाबाद चला जाएगा, मतलब साउथ वाला एरिया बंगाल का, तो वहाँ चला जाएगा। बिहार वहर वाला एरिया पटना में चला जाएगा, तो टाइम बचेगा। खैर अब आगे चलते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड बेंटिक, देखो इसके द्वारा भी कुछ कुछ रिफॉर्म हुआ। बेंटिक के द्वारा मैंने स्टार्टिंग में भी बात करा था कि आज जो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट देख रहे हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो आज देखते हो, ये लॉर्ड बेंटिक के द्वारा ही स्टार्ट करा गया था। चलो अब पहला स्टेप देखते हैं। 1829 में ये क्या रिफॉर्म करते हैं क्रिमिनल वाले एरिया में, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा क्या क्रिमिनल जुडिशरी में देख। तो पहला स्टेप की क्या लेते हैं लॉर्ड बेंटिक, एबॉलिश कर देते हैं किसको, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आपको तो मैंने बताया ना, ये जो कोर्ट प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील था, इसको लॉर्ड बेंटिक क्या कर देते हैं, ख़त्म। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो कोर्ट सर्किट कोर्ट था, यहाँ पे मुफस्सिल निजामत अदालत को बना दिया गया था ना, कोर्ट ऑफ सर्किट, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो उसको भी ये क्या कर देते हैं, ख़त्म। प्रोविंशियल काउंसिल को भी ख़त्म, सॉरी प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील को भी ख़त्म। क्योंकि इसका जो मकसद था, ये क्यों बनाया गया था भाई, ताकि स्पीडी और थोड़ा सस्ता में जल्दी से लोगों को जस्टिस मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा था, तो इसलिए इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया। और लॉर्ड बेंटिक क्या करते हैं, इंटायर बंगाल टेरिटरी को 20 डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक डिवीज़न में एक कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं। तो बेसिकली आप ये समझो, पूरे बंगाल को 20 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया एक तरह से। कितने डिस्ट्रिक्ट में भाई, 20 डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया। ये चेंजेस हुआ 1829 में। और 1830 में फिर से क्या चेंजेस करते हैं, कमिश्नर, देखो अब क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन बोल लो, उसमें एक कमिश्नर जो होता, इस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगा। इसके लोड को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसको इम्पावर कर दिया क्या, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करना। आई होप ये क्लियर होगा। इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर थे, ये कमिश्नर का भी लोड कम हो सके। आई होप ये क्लियर होगा। और एक कोर्ट था रजिस्ट्रार कोर्ट, उसको भी एबॉलिश कर देते हैं 1831 में। तो एक बार अपन देख लेते हैं 1831 में क्या सिस्टम था कोर्ट का, ये थोड़ा देखना जरूरी है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, देखो उस टाइम पे इंडिया से अपील कहाँ जाता था भाई, किंग इन काउंसिल के पास। और क्रिमिनल में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता था, सदर निजामत अदालत। और सिविल में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता था, सदर दीवानी अदालत। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता था, जिसको जिला कोर्ट या सिटी कोर्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे हमने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। आई होप क्लियर होगा। और एक कोर्ट होता था कमिश्नर। ठीक है,
और उसके बाद देखो यहां से फिर वही सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल में कौन कौन सा कोर्ट होता था? सदर, अमीन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। आज भी आपको यही दिखता है। ये तो खैर खत्म हो गया सदर अमीन कोर्ट, आज भी आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट दिखता है क्रिमिनल में। और सिविल में प्रिंसिपल सदर अमीन कोर्ट, ये तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी आपको मुंसिफ कोर्ट सिविल में दिखता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। ये सबसे निचली कोर्ट, यहाँ से अपील कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से कहाँ जाएगा? सदर निजामत अदालत, और वहां से डायरेक्ट इंग्लैंड। और सदर निजामत अदालत के जज कौन होते थे? आपको तो पता ही है, गवर्नर एंड काउंसिल। अब एक एक्ट आता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इससे क्या होता है भाई? इससे ये होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अभी अभी के लिए सीन क्या है, आप ऐसे समझो। चलो, चलो इस पे मैं आपको समझाता हूँ। अभी का सीन ये है, एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर इंग्लिश। ये इंग्लिश मैन के लिए है, इंग्लिश लोगों के लिए है। और एक सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से सदर दीवानी, सदर निजामत, सदर दीवानी और सदर निजामत। स्पेलिंग भी गलत होता तो कुछ लोग कमेंट में। और इन दोनों के जज एक ही जज होते थे, आपको पता है ना। बस दोनों का काम अलग अलग था, बट जज एक ही होते थे, गवर्नर एंड मेन जज गवर्नर होते थे वैसे। खैर, अब अपन चलते हैं। ये जो दो सबसे बड़ा कोर्ट था, सिविल के लिए आपको जाना है तो सबसे बड़ा कोर्ट दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। और क्रिमिनल के लिए सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता था? निजामत अदालत। और ये था ब्रिटिश के लिए कोर्ट। तो 1860 में ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है 1860, ये क्या करता है? इन दोनों को मिला के एक चीज बना देता है। इन दोनों को मिला के क्या बना देता है भाई? हाई कोर्ट। सिंपल। अब से ये दोनों कोर्ट कुछ नहीं होगा, एक कोर्ट होगा। एक एक उस टाइम प्रेसिडेंसी टाउन होता था, एक प्रेसिडेंसी या प्रोविंशियल बोल लो, उसमें एक प्रोविंस में एक ही कोर्ट होगा, दैट इज हाई कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट। इससे ऊपर कौन सा कोर्ट होगा? किंग इन, अरे पेन चेंज कर देता हूं, किंग इन काउंसिल। अपील लेके जाना तब कहां जाएंगे? किंग इन काउंसिल। आई होप ये क्लियर होगा। तो 1861 में एक एक्ट आता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इससे क्या करा जाता है? अब आपको आइडिया लग चुका है। चलो भाई, अब यहां पे वही सारी बातें लिखी हुई है, कोई ऐसा इसमें बताने वाली बात नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था किसके द्वारा? बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स। उसके बाद ये पटना, इलाहाबाद जो आप देख रहे हो, लाहौर, ये सब उसके बाद हुआ था। लेकिन सबसे पहले ये तीनों हाई कोर्ट हुआ था। उसमें भी सबसे पहले कौन सा? कलकत्ता वाला। आज भी आप कलकत्ता जाओ या चेन्नई जाओ या बॉम्बे जाओ, आप ये तीनों कोर्ट को इजीली देख सकते हो। अब ये देखो 1857। अब देखो ब्रिटिश का जो टेरिटरी है, कितना ज़्यादा टेरिटरी ब्रिटिश के पास है। देखो ये पूरा जो आप ये वाला पिंक वाला एरिया देख रहे हो, ये पूरा ब्रिटिश है। सोचो कितना ज़्यादा एरिया है इनके पास। दिख रहा है आपको भाई? दिख ही रहा होगा। ये पूरा टेरिटरी ब्रिटिश के पास है। तो इन सब जगह पे कुछ इस तरह का ही सिस्टम है। अब देखो तीनों जगह पे इस एरिया से
ये पूरा एरिया चला रहे हैं, कलकत्ता से ये पूरा वाला एरिया कवर हो रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट से। अब बॉम्बे हाई कोर्ट से ये वाला एरिया कवर हो रहा है, फिर धीरे धीरे इधर भी हाई कोर्ट बनेगा, इलाहाबाद में फिर इधर बनेगा, फिर पटना में बनेगा, तो धीरे धीरे सब बनेगा। लेकिन बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया। और जो हाई कोर्ट बनेगा उसके जज वो नहीं रहेंगे, क्या नाम है, गवर्नर काउंसिल। हाई कोर्ट के जज कौन होंगे? चीफ जस्टिस, जिनको थोड़ा लॉ का नॉलेज होता था वो बनते थे चीफ जस्टिस। उसके बाद इनके जो अदर जस्टिस जजेस होते थे वो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ था, हाई कोर्ट में एक, अब जैसे मान लो कलकत्ता हाई कोर्ट है तो एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा 15 जज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि मैजिस्ट्रेट मतलब किंग को यदि लगेगा कि और लोग अपॉइंट करना है तो वो बाद में कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फेडरल कोर्ट की ओर। अभी के लिए आपको पता है क्या सीन है, हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिस्टम दिखा दूँ। 1937 में क्या सीन था वो थोड़ा आप यहाँ पे देखो। देखो सबसे पहले ये सिविल में ये सारे कोर्ट, प्रिंसिपल सदर अमीन कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल में क्या चलता था? सदर अमीन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सब बेसिकली मैजिस्ट्रेट कोर्ट और इधर मुंसिफ कोर्ट चलता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके ऊपर बस हाई कोर्ट। और यहाँ से पहले सीधे कहाँ चला जाता था? प्रिवी काउंसिल। तो 1937 में गवर्नमेंट को, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको लगा कि यार हर एक चीज़ के लिए प्रिवी काउंसिल जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है, तो अपन क्या करते हैं एक इंडिया में ही कोर्ट बनाते हैं। तो 1937 में, ऐसे तो एक्ट आया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें प्रोविज़न था फेडरल कोर्ट बनाने का। और 1937 में फाइनली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है और ये इंडिया में अपील के लिए हाईएस्ट कोर्ट बनता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आगे चल के देखो प्रिवी काउंसिल तो वहाँ इंग्लैंड जाना पड़ता था, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया जब हम लोग आज़ाद हुए। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, कोर्ट सिस्टम लगभग ऐसा ही रहा। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चेंज हो गया और ये बन गया आज का सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अरे यार, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज द जुडिशियल बॉडी, आपको पता है इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके पास ओरिजिनल, एपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था। और ये कब तक काम करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है 1950 तक। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाता था, फिर हाई कोर्ट से प्रिवी काउंसिल जाता, लेकिन बीच में गैप बनता था। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 में, ऐसा प्रोविज़न आया और 1935 में इस्टेब्लिश हो गया फेडरल कोर्ट दिल्ली में। और ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से चलता था। और अपील कहाँ जाता था इंडिया से? प्रिवी काउंसिल। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ पर पढ़ लो। सदर अदालत से जाता था, बाद में फिर फेडरल कोर्ट जाता था। उससे भी पीछे जाते जाओगे तो रिकॉर्डर कोर्ट जाता था। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था, कलकत्ता में आपको याद होगा 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना था ब्रिटिश लोगों के लिए, वहाँ से भी अपील जाता था। और मेयर कोर्ट से भी अपील जाता था। अभी सब जगह तो आपने देखा ही ना, सब जगह से अपील कहाँ जाता था भाई? प्रिवी काउंसिल में। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था, इसको अपन क्राउन कोर्ट बोलते थे क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों के लिए था। खैर, अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में अपन देखते हैं। तो अभी तक हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये स्ट्रक्चर अभी आज़ादी से पहले का है और कितने सारे कोर्ट को भी हम लोग डिस्कस कर दिए। पूरा लीगल हिस्ट्री अपने को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट को भी देखना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है एपेक्स जुडिशियल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है। उसमें कहता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये एग्जिस्टेंस में कब आता है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है, उसी दिन से हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी फोर्स में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशियली फंक्शन कहाँ से करता था? ओल्ड पार्लियामेंट, अभी तो मैंने बताया ना, पार्लियामेंट हाउस से करता था, जो कि आज जो आप बिल्डिंग देख रहे हो उसमें लगभग 12 साल बाद 1950 उसके बाद बहुत बाद में शिफ्ट होते हैं। कब? टिल मूव टू द प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकेटेड एट द तिलक नगर 1958। और 12 साल तक बेसिकली
आज़ादी से पहले 1937 से लेके 19 तक वो फेडरल कोर्ट का वाली बात था वो। खैर, ऑन 28 जनवरी 1950, 2 days आफ्टर इंडिया बिकम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सुप्रीम कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड। ठीक है, और इनॉग्रेशन टुक प्लेस कहाँ हुआ था? चैम्बर ऑफ प्रिंस में। कहाँ पे? इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग वेयर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सेट फॉर, देखो अभी बता रहा था ना मैंने, 12 साल तक, 37 से लेकर 15 तक फेडरल कोर्ट पहले कहाँ? पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही बैठते थे ये लोग। लगभग 12 साल फेडरल कोर्ट इंडिया में रहा, फिर तो आज़ादी ही हम लोग को मिल गया। यहाँ पे इनोग्रेशन का प्रोसीडिंग है, थोड़ा सा आप देखना चाहो। जिस दिन इनोग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के, सारे लोग वहाँ पे आए थे, चीफ जस्टिस, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और हर एक हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ, देखो, इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, सब यहाँ पे है। उसके बाद जो फेडरल कोर्ट के जितने सारे एडवोकेट का रोल था, मतलब एडवोकेट और एजेंट होते थे, फिर सबको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर इनॉग्रेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कमिंस हुआ, अपना बैठक, जब जो सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। और पार्लियामेंट में ही कब तक ये लोग बैठे? जो पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस था उसमें ही 1958 तक। उसके बाद फाइनली 1958 में 4 अगस्त को इनॉग्रेशन होता है नया वाले बिल्डिंग में। आज जहाँ आप कभी सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो देखना। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 उसके तहत कितना था भाई? एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 जजेस। और ये चीज़ पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया था कि आप नंबर बाद में बढ़ा सकते हो। तो पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना तो उसमें कितने जज थे? एक चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस कितने थे? 7। और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया, 1950 में 8 जजेस, और फिर इसको 11 करा गया 1956 में, 14 1960 में, 18 1978 में, 26 18 86 में 26, और 31 कब करा गया? 2009 में, और 34 2019 में। अभी का ये करंट स्ट्रेंथ है, इसको भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आज आपको पता है सिंगल जज, 2 जज, वो थोड़ा सा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, देखो ये जो आप रेयर फोटो देख रहे हो, फोटोग्राफ, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के, ऑनरेबल जस्टिस हरिलाल जे कानिया जी। और उनके साथ अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप यदि काउंट भी करोगे तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। खैर आप ये देख सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें क्या है ना कि एक चीफ जस्टिस साहब होंगे और बाद बाकी सारे जस्टिस साहब होंगे इसमें। खैर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन देखने के लिए। और आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो।